भूविज्ञान में हम एक बेसिक प्रिंसिपल को मानते हैं, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। जो आज हो रहा है और जैसा हो रहा है विगत में भी ऐसा ही होता रहा होगा। इसी आधार पे हम प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझते हैं। तो आज पहाड़ों में संसाधनों की कमी है, वो पानी हो, खेती वाली जमीन हो, फसल की उपज हो, वो सब यहाँ अपेक्षाकृत कम है। तो विगत में भी ऐसे ही हो। आज यहाँ ज्यादातर खेती जो है वर्षा पे आधारित है, पहले भी वर्षा पे आधारित रही होगी। आज अगर मानसून देरी से आता है या विंटर रेन्स फेल होती है तो यहाँ सूखे की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। पहले भी ऐसा ही होता होगा। तो आज हम देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा के लिए यहाँ के लोगों ने आखिर किया क्या, कैसे वो इस रिसोर्स डिप्लीटेड एरिया में, ऐसे स्थान पे जहाँ पे संसाधनों की कमी थी, वहां पे सक्सेसफुली रह पाए। किसी भी समाज के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी के बिना किसी भी समाज का निरंतरता में किसी जगह पे रह पाना संभव नहीं है। यहाँ पहाड़ों में लोग हजारों साल से रह रहे हैं, इसका मतलब कि वो अपने खाने पीने लायक उगा पाते थे। परंतु जैसा हमने पहले कहा, यहाँ ज्यादातर खेती वर्षा पर निर्भर है। अगर मानसून देरी से आता है या मानसून कम वर्षा होती है या विंटर रेन्स नहीं होती है, बर्फ कम पड़ती है, तो उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए यहाँ के लोगों ने क्या उपाय किए थे, उन पे हम चर्चा करें। तो यहाँ खेती की बात करें तो खेती के लिए हमें जमीन चाहिए। यहाँ लोगों ने पुराने भूस्खलन क्षेत्र थे उसके ऊपर सीढ़ीदार खेत बनाए, और जो नीचे एल्यूवियल टेरेसेस थी उसके साथ साथ इन कॉल्यूवियल टेरेसेस के ऊपर खेती करना शुरू किया। टेरेसिंग अगर आप देखेंगे, टेरेसिंग लैंडस्लाइड के ट्रीटमेंट करने का आज भी सबसे कारगर तरीका है। हमारे लोगों ने निश्चित ही ये जो टेरेसिंग है या खेत बनाए हैं, ये लैंडस्लाइड को रोकने के लिए नहीं बनाए गए, परंतु खेती के लिए बनाए गए इन टेरेसेस की वजह से स्लोप्स को स्टेबिलिटी मिली। उसी के साथ साथ यहाँ जो लोग थे इन टेरेसेस के किनारे बंद बनाया करते थे, पेड़ के ऊपर वो पेड़ और कुछ घासें लगाया करते थे ताकि जानवरों के लिए फॉडर हो जाए। उसी के साथ साथ यहाँ के लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए फील्ड्स में जो वाटर कंजर्वेशन है, मल्चिंग किया करते थे। जो फसल के कटे हुए स्टम्प्स हैं वो वहाँ पे डाल दिया करते थे, गाँव से लाके जो पत्ते वगैरह हैं वो वहाँ पे ला दिया करते थे। उसी के साथ साथ जो हल चलता था या जो फरोज बनते थे हल के लिए, वो कंटूर पैरेलल बनते थे ताकि वाटर कंजर्वेशन हो। उसी के साथ इन लोगों को पता था कि ये पुराना लैंडस्लाइड है और पानी और लैंडस्लाइड के बीच के रिश्ते भी ये जानते थे। तो वो मेड़ ऐसे खेतों पे नहीं बनाया करते थे जो घर से बहुत दूर, जिनमें से बरसात के समय पानी निकालने का प्रबंध न किया जा सके। तो ऐसे स्थानों पे वो मेड़ नहीं बनाया करते थे। मेड़ उन्हीं खेतों में बनाया करते थे जो कि घर के पास थे, जिनमें बरसात के समय पानी की निकासी का सहजता से प्रबंध हो सके। उसी के साथ यहाँ के लोगों ने अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कहेंगे, जेनेटिक क्राफ्टमैनशिप के बल पर कुछ ऐसी फसल प्रजातियां डेवलप की जो ड्राउट रेजिस्टेंट थी। हमारा कोदो है, झिंगोरा है, खड़ूखाल है, वो थोड़ी बहुत बारिश अगर हो जाए तो उसमें भी अच्छी रिटर्न्स दे देता है। और किसी भी स्थान में, चाहे वो पशु प्रजाति हो, चाहे खेती के जो फसल है उनकी प्रजातियां हो, वो अपने आप नहीं उगती हैं। लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके उनको बेहतर बनाते हैं। तो यहाँ के लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। कुछ ऐसी फसल प्रजातियां जो पहले से कम पानी में उग रही थी, उनको इन्होंने समय के साथ और परिष्कृत किया होगा और अंततः ऐसी फसल प्रजातियां डेवलप की होगी जो कि कम पानी में बिना वर्षा के भी रिटर्न्स दे दें। उसी तरह यहाँ के जो जानवर हैं वो यहाँ की परिस्थितियों के लिए सर्वथा अनुकूल है। अगर एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इन जानवरों को हम सुबह गौशाला से या गोठ से खोल देते हैं, खुद जाके चारागाह में चरते हैं, शाम होते होते घर आ जाते हैं, एक लोटिया भर दूध देते हैं, हल चलाने के लिए पावर देते हैं, उसी के साथ साथ हमें खाद देते हैं। यहाँ के लोग जो थे, जो गौशाला है उसमें जंगल से लाई हुई घास और दूसरी पत्तियां बिछाया करते थे।
उसके ऊपर गौमूत्र और दूसरा जो गोबर है वो पड़ता था, और हर 15-20 दिन में उसको खाली किया जाता था, रखा जाता था, और सड़ने के बाद उसे मैन्योर की तरह उपयोग किया जाता था। इट्स ऑर्गेनिक मैन्योर, और वो फार्म प्रोडक्टिविटी को बनाए रखता था। तो यहाँ के जानवर जो थे, इन लोगों ने, हमारे लोगों ने सेलेक्टिव इनब्रीडिंग करके ऐसे जानवरों की ब्रीड डेवलप की जो कि यहाँ की परिस्थितियों के लिए सर्वथा अनुकूल थी, जिसपे मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमाइज आउटपुट किया जा सके। इस तरह के उन्होंने एनिमल वैरायटीज डेवलप की। उसी के साथ अगर यहाँ का लैंड होल्डिंग पैटर्न देखें, चाहे परिवार कितना ही समृद्ध क्यों ना हो, उसके पास सारे के सारे सेरे नहीं है, सारे के सारी सिंचाई वाली जमीनें उसके पास नहीं होंगी। उसकी कुछ सिंचाई वाली जमीनें होंगी, कुछ सेरे होंगे, कुछ उखड़ खेत होंगे। इनको भी अगर आप ध्यान से देखें, जो सेरे और उखड़ खेत हैं वो भी एक परिवार का, एक इधर होगा एक इधर होगा, सारे के सारे खेत एक जगह नहीं थे। आज हम लैंड कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, विभिन्न कारणों से चकबंदी की बात कर रहे हैं, परंतु हमारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने जानबूझ के लैंड का विभाजन इस तरह से किया कि अगर किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में किसी वजह से फसल खराब होती है, बाढ़ की वजह से फसल खराब हो जाती है, कीट पतंगे लग जाते हैं, कुछ बीमारियां लग जाती है कि एक क्षेत्र में वहां फसल खराब होती है, तो दूसरी जगह से आपको एश्योर्ड रिटर्न्स मिल पाए। तो ये यहाँ के लोगों का अचीवमेंट था, यहाँ के लोगों की समझ थी कि उन्होंने इस तरह से लैंड होल्डिंग पैटर्न बनाया ताकि लोगों को खाद्य सुरक्षा मिले। उसी के साथ यहाँ के लोग जो थे, तो आज हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोलते हैं कि क्रॉप रोटेशन होना चाहिए और मिक्स क्रॉपिंग होनी चाहिए। यहाँ के लोग मिक्स क्रॉपिंग किया करते थे, और यहाँ की बड़ी एक अच्छी जो विधि है जिसको यहाँ के लोग बारानाजा बोलते हैं, 12 डिफरेंट वेराइटीज, उसमें सीरियल्स भी थे, पल्सेस भी थी, वेजिटेबल्स भी थी, ऑयल सीड्स भी थे, फाइबर्स भी थे, ये एक साथ उगाए जाते थे। और ये जो वैरायटीज एक साथ उगाई जाती थी, ये अलग अलग वर्टिकल स्पेस पे मैच्योर होती थी, तो वर्टिकल स्पेस का भरपूर उपयोग होता था, एक दूसरे के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करती थी, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो बनाए रखती थी। ऐसी स्थितियों में वीड्स और पेस्ट के लगने की संभावनाएं कम होती थी, क्योंकि कई तरह की प्रजातियां हैं एक साथ उग रही होती थी। तो इसमें साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस तरह की स्थिति में जो कीट पतंगे हैं वो कम लगते हैं, खरपतवार कम उगते हैं, और इसकी वजह से यहाँ खाने में पोषकता बनी रहती थी, वैरायटी बनी रहती थी, अलग अलग तरह की चीजें आपको मिलती थी। आज के समय की बात करें तो आज भी जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि क्रॉप रोटेशन से जो सॉइल न्यूट्रिएंट है वो बना रहता है, जो भूमि है उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। तो यहाँ पहाड़ों में जो लोग थे वो भी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस करते थे। वो अपने पूरे गांव की जमीन को 2 भागों में बांट लेते थे, जिसे वो सारी कहते थे, और प्रत्येक भाग से 2 सालों में 3 फसलें लिया करते थे, और बारी बारी से एक भाग को जाड़ों में खाली छोड़ देते थे ताकि उस पे जानवर चढ़ सकें, और साथ ही जानवरों के चरने से जो गोबर मिलता है उससे सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ती रहे। जो इन्होंने जमीन को 2 भागों में किया था, अप्रैल मई में एक भाग में ये धान लगाते थे, उसके साथ कुछ मिलेट्स लगाई जाती थी, और दूसरे भाग में जो हमने पहले बात की थी बारानाजा फसलें लगाई जाती थी। इस फसलों के पक जाने के बाद अक्टूबर में जिस भाग में धान लगा होता था उस भाग में गेहूं लगा दिया जाता था, गेहूं के साथ कुछ ऑयल सीड्स लगाए जाते थे, और दूसरे भाग को खाली छोड़ दिया जाता था। फिर अगले चक्र में अप्रैल में जहां पर धान लगे थे उस भाग में बारानाजा फसलें लगाई जाती थी, कुछ उसके साथ पल्सेस और कोदो झिंगोरा लगाया जाता था, और दूसरे भाग में धान लगाया जाता था, उसके साथ कुछ मिलेट्स लगाए जाते थे, और अगले अक्टूबर में पहले भाग को खाली छोड़ दिया जाता था और दूसरे भाग में गेहूं लगाया जाता था। इस तरह से 2 साल में वो हर भाग से 3 फसलें लेते थे, और इससे जो सॉइल न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बनी रहती थी। जानवरों को चरने के लिए, क्योंकि जाड़ों में चारागाह में उतनी घास उपलब्ध नहीं होती थी, तो जो फसल के स्टम्प्स थे उस पर जो जानवर थे वो फीड करते थे, और जानवरों का गोबर जो था वो मैन्योर का काम करता था।
और जहाँ तक प्रिजर्वेशन की बात है, क्योंकि यहाँ हर सीजन में हर तरह की फसलें हो पाना संभव नहीं था, तो ये लोग विभिन्न विधियों से अपने जो बीज हैं और जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उनको प्रिजर्व किया करते थे। जो बीज और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, धान हो गया, गेहूं हो गया, चावल है, उसके लिए लकड़ी के बड़े बड़े कोठार बनाए जाते थे। ये देवदार के बने हुए होते थे, देवदार की लकड़ी के बने हुए होते थे। तो और इनको गोबर से अंदर की तरफ से लीपा जाता था ताकि इसमें संक्रमण न लगे, जिससे कि कीड़े न लगे, उनमें जो पेस्ट हैं वो दूर रहे। साथ ही कई स्थितियों में जो सीड्स है उसको जो ऐश है उसके साथ मिला के रखते थे ताकि उसमें मॉइस्चर ना आए और वो सेफ रहे। उसी तरह जो जड़ वाली फसलें हैं, आलू हो सकता है, टर्मरिक हो सकता है, अदरक हो सकता है, और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, माल्टा है, नींबू है, इनको ये लोग जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे, खड़िया दिया करते थे और वो वहाँ सुरक्षित रहते थे। जब जरूरत होती थी खोद के इनको निकाल दिया जाता था। कुछ फ्रूट वेराइटीज और वेजिटेबल्स इनको ये सन ड्राई करते थे, सुखाकर ऐसे समय के लिए रखते थे जबकि इनकी कमी हो। विशेष रूप से जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू है, माल्टा है, इसके जूस को ये कंसंट्रेट किया करते थे ताकि अगले सीजन में या फिर बाद में इनका उपयोग किया जा सके। इसे ये लोग चूक बोला करते थे। उसी के साथ यहाँ पर प्रिजर्वेशन के लिए प्रोसेसिंग किया करते थे। वो अचार हो सकती है, चटनी हो सकती है, और उसी के साथ साथ जो मांस था, मीट जो है, उसको भी सुखा के प्रिजर्व किया करते थे, सन ड्राई किया करते थे, और ताकि विंटर्स में इसका उपयोग किया जा सके। उसकी कुछ वैल्यू एडेड जो हम अर्जी बोलते हैं, जो आज की जो मॉडर्न सॉसेजेस हैं, उस तरह की डिशेस बनाया करते थे। यहाँ पे ब्रूइंग का बड़ा समृद्ध ट्रेडिशन है। हर क्षेत्र में आप जाएंगे तो अलग अलग तरीके के आपको डिस्टिल्ड और ब्रूड जो ड्रिंक्स हैं वो मिलेंगे, और अलग अलग नामों से उसे पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। कहीं रक्सी कह सकते हैं, कहीं उसे हम छंग बोलते हैं, और कहीं वो मड़वे की बनती है, कहीं सेब की बना रहे हैं, कहीं पे दूसरे अन्य पदार्थों की बना रहे हैं। और इसका जो प्रोडक्शन था, इट वाज लिमिटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जंगल से भी कई प्रकार की जड़ी बूटियां इसमें ला के वो डाला करते थे, और विशेष रूप से जिसे बलम बोलते हैं, जो फर्मेंटिंग एजेंट, उसके लिए सीरा या गुड़ का उपयोग किया करते थे। और जो ये ड्रिंक्स बनती थी, ये विशेष रूप से जो उत्सव होते थे, त्योहार होते थे, आने जाने वाले गेस्ट होते थे, उनके स्वागत सत्कार के लिए, देवताओं के लिए पूजा अर्चना के लिए उपयोग में लाए जाते थे। और इससे उनकी जो रूटीन जीवन है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें डाइवर्सिटी आती थी, खुशी मिलती थी, कुछ नया रंग मिलता था। इनको थकान से आराम मिलता था, और साथ ही इनकी भोजन की पोषकता भी इससे बनती थी। उसी के साथ यहाँ की एक जो परंपरा है वो पशु बलि से जुड़ी हुई है। पशु बलि को आज हम विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। पशु बलि जरूर किसी मन्नत के पूरा होने या किसी मनोकामना के पूरे होने से जुड़ा था, परंतु ये किसी परिवार विशेष का मसला नहीं था। उस समय ये पूरी समुदाय के लिए एक उत्सव का मौका रहता था। वो सारे लोग मिलकर जिस दिन बलि होती थी उस दिन मंदिर तक जाते थे, वहां पर पूजा अर्चना करके नाच गाते थे, देवता की पूजा करते थे, और वहाँ पे बलि के उपरांत देवता को चढ़ाने के बाद बलि का जो हिस्सा उनका अपना आता था उसे लेके वो नजदीक में जहाँ पे पानी होता था वहां पर आते थे। वहां पर उस जानवर को रोस्ट किया जाता था, आग के ऊपर जलाया जाता था, भजाया जाता था, और वहीं पर जो बाहर की खाल है, स्किन है, उसको निकाल के स्किन को, और जो इंटेस्टाइन है और दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनका बटुआ टाइप में बनाया जाता था। कहीं पे उसे हम रागा बोलते हैं, रागी बोलते हैं। तो प्रसाद की तरह वहीं पर ग्रहण किया जाता था। बाकी जो बचा हुआ रॉ मीट होता था उसको हिस्से बनाए जाते थे कम्युनिटी में, प्रत्येक परिवार के, और हिस्सा किस प्रकार का होगा, कितना बड़ा होगा, ये डिपेंड करता था उस व्यक्ति की हायरार्की और आपके उसके साथ संबंधों के आधार पे। और ये जो बलि की प्रथा थी, एक तो ये लोगों को अपना जो रूटीन का जो काम है उससे बाहर निकल के एंजॉय करने का मौका देती थी, और उसी के साथ आपसी मेलजोल बढ़ता था। और सबसे बड़ी बात ये कि इससे फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती थी, फूड में डाइवर्सिटी बढ़ती थी, और लोगों को न्यूट्रिशन प्रदान होता था।
आज समय बीतने के साथ इनमें से ज्यादातर परंपराएं लुप्त हो रही हैं। माउंटेन फार्म्स की जो डाइवर्सिटी है वो समाप्त हो रही है। आज जरूरत है हम अपनी परंपराओं को बचाएं। कम से कम जेनेटिक डाइवर्सिटी बचाने के नाम पे हम यहाँ की जो क्रॉप वैरायटीज है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको एकत्रित कर सकते हैं, उनको भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं। ये आपका मेरा प्रयास हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि गेहूं कम खाने की बात चल रही है, लोग मिलेट्स खाने की बात कर रहे हैं, तो इससे हम अपनी जो पहाड़ की क्रॉप वैरायटीज हैं, कोदो हो सकता है, झिंगोरा हो सकता है, मडवा हो सकता है, उसको प्रमोट करने की बात कर सकते हैं। आज कई जगह मैं देख रहा हूँ बेकरीज में मिलेट की आपको ब्रेड मिल रही है, बिस्किट्स मिल रहे हैं, दूसरी चीजें मिल रही है, हम उसे प्रमोट कर सकते हैं ताकि जो पहाड़ में है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो एप्रिसिएशन एंड प्राइसेस हुआ, वो कोर्स सीरियल्स जो हम आ रहे हैं उनके प्राइसेस उस तेजी से नहीं बढ़े, जिसकी वजह से जो पहाड़ में आज भी फार्मर बच गए हैं उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहा है कि वो परंपरागत फसलें उगाते रहे। अगर उन्हें मार्केट मिलेगा तो हमारी ये फसलें बनी रहेंगी। तो इन फार्म प्रोडक्ट्स को खरीद कर हम पहाड़ की जो फार्म डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने में अपना सहयोग कर सकते हैं। अगली बार आप मार्केट जाएं तो मिलेट के बिस्कुट खरीदना न भूलें। और इस चैनल को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।